ब्रांच नंबर 1 दी एजुकेटर अल-जिक्रिया कैंपस 592 शादाब कॉलोनी MDA चौक सूरज मयानी रोड मुल्तान। फ़ोन नंबर 06147856000। ब्रांच नंबर 2 दी एजुकेटर नवाबपुर कैंपस नवाबपुर रोड नज़ जनूबी बाईपास मुल्तान। फ़ोन नंबर 031373798083। Assalamualaikum dear student, how are you? Hope you will be fine and enjoying good health. I am your teacher तैयबा कुरैशी। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेल साइकिल, चैप्टर नंबर 5। सेल साइकिल क्यों ज़रूरी है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सेल साइकिल एनिमल्स की लाइफ में या फिर प्लांट्स की लाइफ में, ह्यूमन बीइंग की लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अगर एक ह्यूमन बीइंग, एक प्लांट या एक एनिमल आ चुका है वजूद में, तो ये चीज़ ज़रूरी है कि उसी तरह के बहुत सारे एनिमल्स होने चाहिए। उसी तरह के अगर वो प्लांट है तो प्लांट्स होने चाहिए, और उसी तरह ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है तो ह्यूमन होने चाहिए, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है कि लाइफ इसी तरह ही वजूद में आई कि एक चीज़ थी, एक जानदार था, तो उससे आगे बढ़ते गए। तो वो किस तरह बढ़े, वो क्या हुआ ऐसे, तो ये प्रोसीजर हम लोग बढ़ेंगे। सेल साइकिल की बात की जाए तो सेल साइकिल जो है बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है लाइफ की, और लाइफ किस तरह आगे बढ़ती है वो रिप्रोडक्शन से बढ़ती है। रिप्रोडक्शन ये है कि रिप्रोडक्शन किसी भी जानदार का, किसी भी स्पीशी का अपनी स्पीशी को बढ़ाना रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन हर लेवल पर होती है सेल के जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल हैं, चाहे हम लोग सेल से स्टार्ट करें, टिश्यू से स्टार्ट करें, तो आगे जाके ही वो मज़ीद ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गन्स बनते हैं। डिफरेंट लेवल पे स्टार्ट हो रही है। हम लोग जिस तरह एग्जांपल लें, सेल के लेवल पे बात करें तो सेल में क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं उसके न्यूक्लियस में। अगर एक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मौजूद हैं, वो क्रोमोसोम्स डिवाइड होंगे तो न्यू क्रोमोसोम्स बनेंगे। इसी तरह से एक नया सेल है तो उससे न्यू सेल्स उसके डिवीजन से ही बनेंगे। इसी तरह अगर एक पूरे ऑफस्प्रिंग की बात की जाए, ऑफस्प्रिंग को कहते हैं औलाद वगैरह, यानी कि चाहे वो प्लांट्स के न्यू सेल्स हों, चाहे एनिमल्स के हों, चाहे ह्यूमन बीइंग के हों, तो एक ऑफस्प्रिंग से नया ऑफस्प्रिंग बनता है, एक इंडिविजुअल से नया इंडिविजुअल बनता है, एक जानदार से नया जानदार बनता है। तो वो एक जानदार से नया जानदार बनने का क्या मतलब, यानी कि एक पुराने मौजूद जानदार के अंदर सेल डिवीजन होगी, सेल्स डिवाइड होंगे, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद वो एक नया इंडिविजुअल सामने खड़ा हो जाएगा। जैसे हम लोग रोडोल्फ विर्चू की बात को याद करें तो वो कह रहा था कि तमाम जो सेल्स होते हैं वो पिछले सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये प्रिंसिपल जो है ज़रूरी है, ये असूल ज़रूरी है लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, ज़िंदगी को कंटिन्यू करने के लिए। रिप्रोडक्शन में सब कुछ आ जाता है कि एक सेल्स जो डिवाइड करेगा न्यू बनेगा, और एक इंडिविजुअल डिवाइड करेगा, उसके अंदर सेल्स डिवाइड करेंगे तो न्यू इंडिविजुअल बन रहा है। और ये ज़्यादातर जो है रिप्रोडक्शन जो है सेल डिवीजन ही होगी इसके अंदर। तो सेल डिवीजन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि सेल साइकिल क्या है आखिरकार, कि सेल साइकिल की डेफिनेशन हमें क्या समझाती है। सेल साइकिल सीरीज है, मरहले हैं, वो काम है जो वक्त के साथ साथ हो रहा है। वो वक्त कौन सा, कि जब एक सेल बना, ठीक है, एक सेल बना, उसके अंदर मुख्तलिफ सीरीज, मुख्तलिफ मराहिल में जाकर तब्दीलियां होती जा रही हैं, उसमें चेंजेस आती जा रही हैं, यहाँ तक कि वो सेल जो है अपने पैदा होने से या जब वो कंप्लीट कर लेगा अपनी माइटोसिस को और अपनी ही तरह का एक नया सेल बना देगा, ये हमारे पास कहलाएगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है कि एक सेल पैदा हुआ, फिर उसने सीरीज ऑफ इवेंट्स को पूरा किया, फिर माइटोसिस को पूरा किया, माइटोसिस को पूरा करने के बाद उसने न्यू सेल बना दिया, ये सेल डिवीजन कहलाएगा। सेल साइकिल या सेल डिवीजन एक ही बात है। सेल डिवाइड होगा, फिर उसके बाद वो साइकिल चलता जाएगा तो सेल साइकिल में आ जाएगा। तो सेल साइकिल को हम लोग कंसिस्ट करते हैं टू मेजर फेजेस में, कि सेल साइकिल के टू मेजर फेजेस होंगे, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। इंटरफेज लार्जेस्ट फेज है। हम कह सकते हैं कि 90% जितनी भी सेल साइकिल होगी उसमें इंटरफेस मौजूद होता है, जबकि माइटोटिक फेज जो होती है रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड होती है, थोड़े से वक्त के लिए होगी। और उसके अलावा ये दोनों जो फेजेस हैं एक दूसरे से अल्टरनेट होती रहती हैं। पहले इंटरफेस ने काम किया, फिर माइटोटिक फेज ने, फिर इंटरफेस ने, माइटोटिक फेज ने, एंड सो ऑन, इस तरह चलता रहता है। इसी तरह एक सेल जो होता है अपने आप को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है।
इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस सेल साइकिल की वो फेज है जिसमें सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब क्या कि इसके अंदर सेल की ग्रोथ भी होगी, बहुत सारे इंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे, इंजाइम्स यूज़ हो रहे होंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, ऑर्गेनेल्स बहुत सारे डिवाइड हो रहे हैं, बहुत सारा इसमें काम हो रहे हैं। तो इस तरह से उसकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हाई होंगी और इस तरह बहुत सारे ये फंक्शंस परफॉर्म करता है। सेल साइकिल का जो ये फेज है इंटरफेस, इसको मजीद 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज को फर्स्ट गैप भी कहा जाता है। उसके अलावा S फेज के लिए हम लोग सिंथेसिस का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होगी। उसके अलावा अगर G2 की बात की जाए तो इसको हम लोग सेकेंड गैप कहेंगे। इनकी तफसील अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं इंटरफेस के अंदर। G1 फेज, जब एक सेल प्रोड्यूस हो गया तो वो सबसे पहले इंटरफेस में आया, इंटरफेस स्टार्ट करेगा यानी कि। तो इंटरफेस की जो सबसे पहली फेज होगी वो G1 फेज है। G1 फेज में आने के बाद सेल जो है सेल साइकिल स्टार्ट कर देगा। तो इसमें इसके साथ क्या होने वाला है, इस दौरान होगा कि सेल इंक्रीज कर देगा अपनी प्रोटीन की सप्लाई को, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पैदा करेगा, प्रोटीन बहुत ज़्यादा सप्लाई करता जाएगा ताकि क्या हो सके कि इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिस इंक्रीज हों, क्योंकि ऑर्गेनेलिस हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा कि प्रोटीन से ही मिलकर बने हुए हैं मोस्टली वो। तो इस G1 फेज में जो ये फेज होगा G1 फेज, इसको प्रोटीन की सप्लाई को बहुत ज़्यादा कर देगा। जैसे कि ऑर्गेनेलिस हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स वगैरह भी अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे। उसके अलावा बात की जाए ग्रो इन साइज, ये साइज में बड़ा होगा, सेल साइज में बड़ा होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा सिंथेसिस होगी बहुत सारे इंजाइम्स की, ताकि ये जो इंजाइम्स हैं नेक्स्ट फेज में इस्तेमाल हो सके। नेक्स्ट फेज यहाँ पे सिंथेसिस फेज की बात हो रही है, एस फेज की बात हो रही है। जो यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे इंजाइम्स वो नेक्स्ट फेज में इस्तेमाल होने वाले हैं, एस फेज में। उसके अलावा यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स भी होगा कि क्रोमोसोम्स पहले सिंगल थे, उसके बाद वो डुप्लीकेट होना शुरू होंगे। एस फेज, एस फेज जैसे प्रीवियस फेज में इसका जिक्र था कि ये अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट का मतलब क्या, अपने जैसा ही एक और क्रोमोसोम बना देंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा, ये दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। पहले एक क्रोमोसोम था, दोनों मिलकर क्रोमोसोम बना देंगे। तो अब इनको कहा जाएगा सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसकी डायग्राम दिखा रही हूँ कि सिस्टर क्रोमेटिड किस तरह से बने। पहले सिंगल था, अब ये दोनों डबल हो गए। G2 फेज, G2 फेज में सेल अपने आप को इस काबिल बनाएगा कि वो प्रिपेयर कर सके प्रोटीन को, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माइटोसिस के लिए। क्योंकि इस फेज के बाद यानी कि इंटरफेज के बाद सेल अपने आप को एक और फेज में लेके जाता है, माइटोटिक फेज में। हम लोगों ने ये जिक्र किया था कि ये दोनों फेजेस, चाहे वो माइटोटिक फेज है चाहे इंटरफेज है, एक दूसरे के साथ चेंज होती रहती हैं। पहले इंटरफेज काम करेगा, फिर माइटोटिक फेज, फिर इंटरफेज, फिर माइटोटिक फेज, और इसी तरह से ये इंटरचेंजेबली काम करेंगे। तो लिहाजा G2 फेज में जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी वो माइटोटिक फेज या माइटोसिस के दौरान इस्तेमाल होने वाली है। अब वो क्यों इसको इस्तेमाल करेगा, मोस्टली इसका काम होगा कि ये स्पिंडल फाइबर की प्रोडक्शन करे। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स का ड्यूरिंग माइटोसिस बहुत ज़्यादा रोल है कि किस तरह से क्रोमोसोम्स को ये पुल करने में और पुश करने में, टूवर्ड्स देयर पोल्स ले जाने के लिए हेल्प आउट करेगा। इनको हम लोग मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट में। उसके अलावा हम लोग G2 देखेंगे। G2 फेज के अंदर क्या हो रहा है कि G2 फेज जो है, सेल जो है इसके बाद एंटर हो जाएगा M फेज के अंदर, यानी कि माइटोटिक फेज के अंदर। और माइटोटिक फेज वही है कि इसमें एक जो सेल होगा, पेरेंट सेल, डिवाइड हो जाएगा 2 डॉटर सेल के अंदर। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि अगर G2 फेज के दौरान प्रोटीन की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाए, रुक जाए, तो इस दौरान जो सेल होगा वो कभी भी माइटोसिस में, माइटोटिस फेज या ये माइटोटिक फेज में नहीं जाएगा, यानी कि माइटोसिस परफॉर्म नहीं करेगा। प्रोटीन की सिंथेसिस एंड प्रोटीन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो G2 फेज ही प्रोवाइड करेगा। अगर G2 फेज जो है प्रोवाइड करना छोड़ देगा या इसकी सिंथेसिस कम हुई होगी,
तो सेल कभी भी माइटोटिक फेज में, एम फेज में या माइटोसिस परफॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट है, वैसे हम लोगों ने कहा था कि इंटरफेज जो है मजीद 3 फेजेस में डिवाइड हो रहा है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और फेज है G0। वो किस सूरत में होती है G0 फेज? जैसे हमने जिक्र किया G2 फेज में कि एक सेल को जितनी प्रोटीन चाहिए थी वो उसको अवेलेबल नहीं हुई, वो प्रोटीन उसको नहीं दी गई या नहीं पहुंच सकी, तो सेल माइटोसिस नहीं करेगा, कभी भी माइटोटिक फेज में नहीं जाएगा। तो इस सूरत में वो सेल कहाँ जाएगा? वो सेल एक और फेज में चला जाएगा, वो फेज कहलाएगी G0 फेज, वो G0 फेज कहलाएगी। तो इस फेज को किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी फेज जिसके दौरान कोई सेल आ रहा है तो वो परमानेंटली या फिर टेम्परेरीली अपनी सेल डिवीजन को रोक देता है और वो एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जिसको क्वेसेंस कहेंगे। क्वेसेंस का मतलब कि खामोशी की हालत में, नहीं पता कि ये जो सेल है इसने डिवाइड भी नहीं करना और ये सेल आगे कितने अरसे तक डिवाइड नहीं करेगा और कब तक नहीं करेगा। हमारी बॉडी के बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो G0 फेज में जा चुके हैं या होते हैं और वो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा है और उनका वहाँ पर होना बहुत बेनिफिशियल है। वो देखते हैं कौन कौन से सेल्स हैं। जैसे न्यूरॉन की बात की जाए, न्यूरॉन सेल्स हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं। ये G0 फेज में इनडेफिनेट पीरियड के लिए रहते हैं। इनडेफिनेट पीरियड ऐसा पीरियड जिसका कोई पता नहीं है कि कब तक रहेंगे, पूरी लाइफ भी रह सकते हैं। तो मोस्टली देखने में यही आया है कि होल लाइफ ये इनडेफिनेट पीरियड यानी कि न्यूरॉन्स का होता है जो G0 फेज में ही गुजरेगा। उसके अलावा कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो G0 फेज में सेमी परमानेंटली, यानी कि पहले वो G0 में थे फिर नहीं होंगे, या पहले नहीं थे बाद में चले गए G0 फेज में। तो हमारी जो एग्जांपल है सेल्स की, लीवर के सेल्स हो गए, किडनी के सेल्स जो हैं सेमी परमानेंटली रहते हैं G0 फेज में। और कुछ सेल्स तो ऐसे ही हैं जो पूरी लाइफ G0 फेज में जाते ही नहीं हैं, यानी कि वो डिवाइड होते हैं, वो माइटोटिक फेज करते हैं। वो हमारी स्किन के सेल्स हो गए, एपिथेलियल सेल्स हो गए। और ये सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर होगा कि जो सेल है वो एंटर हो जाता है G0 से डायरेक्ट G1 से डायरेक्ट G0 फेज में, यानी कि उनमें S फेज और G2 फेज आता ही नहीं है क्योंकि प्रोटीन की अवेलेबिलिटी नहीं है। वो ये दोनों फेजेस भी परफॉर्म नहीं करेगा, वो डायरेक्ट G1 से G0 फेज में आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एक बात इंपॉर्टेंट बताना बहुत ज़रूरी है, जो सेल साइकिल है इसके इवेंट्स बहुत ऑर्डर्ड हैं। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है? बहुत तरतीब के साथ चलेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला कि एस फेज के बाद G1 आ रही हो या G1 के बाद G2 आ रही हो। वो तो एक केस है ना कि सेल्स को प्रोटीन्स की सिंथेसिस या प्रोटीन की अवेलेबिलिटी नहीं हुई तो कुछ सेल्स जो हैं आ गए हैं, जैसे किडनी के, लीवर के न्यूरॉन्स आ गए हैं, एपिथेलियल सेल्स। तो बताने का मकसद ये है कि जो सेल्स हैं हमेशा डायरेक्शनल होते हैं और ऑर्डर्ड होते हैं, सीक्वेंस के साथ चलेंगे। ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि कोई भी सेल जो है अपना साइकिल को रिवर्स कर ले, कि सेल साइकिल कभी भी रिवर्स नहीं होता। अगर सेल साइकिल को एक्सप्लेन करूं मैं यूकैरियोटिक सेल की डायग्राम से, तो G1 फेज देखते हैं सबसे पहले। इसमें हमें शॉर्ट रिकॉल करवाया गया कि G1 फेज के दौरान सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है ऑर्गेनेलिस की, और ये ग्रो भी कर रहा है साइज के अंदर। तो अगर ये सेल्स को प्रोटीन यहीं पर ही अवेलेबल हो जाती है तो ये पूरा का पूरा साइकिल चलेगा जो आपको दिखाया गया कि इसके आगे S फेज स्टार्ट हुई, G2 फेज स्टार्ट हुई, M फेज स्टार्ट हुई। लेकिन अगर यहीं पर ही प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हुई इतनी कि जितना सेल को चाहिए थी, तो ये जो सेल है ये चला जाएगा G0 फेज में, जो साथ ही इसके राइट साइड पे दिखाया गया। ये जो सेल है इसमें देखें कि जो क्रोमोसोम है सिंगल है। S फेज में हम लोगों ने देखा कि अगर सेल जाता है G1 फेज से S फेज में आता है तो यही वाला सिंगल क्रोमोसोम जो है 2 क्रोमेटिड में डिवाइड हो जाएगा। ये जो दरमियान में हमें दिखाया गया है ब्लू कलर का, इसको मेंशन किया गया, ये सेंट्रोमियर है, यानी कि एक सेंटर है जहां से ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे को अटैच किए रखते हैं। अब बात आ गई G1 फेज की। G1 के बाद हम लोगों ने S फेज देखा कि किस तरह से डिवीजन हो रही है, डुप्लीकेशन हो रही है क्रोमोसोम्स की, इसके दौरान भी सेल ग्रो करता है। फिर G2 फेज में आ जाए। G2 फेज में भी सेल बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है और जो कि माइटोसिस के लिए ज़रूरी है। उस तरह सेल अब एंटर हो जाएगा M फेज में। M फेज का मतलब है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का मतलब है माइटोसिस एंड मियोसिस करेगा सेल परफॉर्म, और इसी तरह से ये साइकिल चलता रहेगा।
इंटरफेस के बाद अब सेल जो है एंटर हो चुका है माइटोसिस में। माइटोसिस क्या है? टाइप ऑफ अ सेल डिवीजन। कि सेल डिवीजन की टाइप है। इसके दौरान क्या होगा कि सेल डिवाइड होने के बाद एक पेरेंट सेल डिवाइड हो जाएगा 2 डॉटर सेल्स के अंदर। इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। लेकिन इसकी खसूसियत क्या है कि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसी तरह ही रहेंगे जिस तरह उसके पेरेंट सेल में थे। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम रहते हैं एज प्रेजेंट इन पेरेंट सेल। अब हम देखते हैं कि किस बायोलॉजिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था। सबसे पहले 1880 के अंदर एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था वाल्टर फ्लेमिंग। उसने इसको डिवाइडिंग सेल के अंदर ऑब्जर्व किया था माइटोसिस को। उसने कहा कि जो सेल डिवाइड हो रहा होता है उसके न्यूक्लियस में बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं। उसने उन चेंजेस को ही माइटोसिस का नेम दे दिया। फिर फर्दर आगे स्टडीज होती गई तो ये एक अच्छी फॉर्म में आ गया कि माइटोसिस होती क्या है, लेकिन सबसे पहले इसको वाल्टर फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया था। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी बॉडी के या किसी एनिमल की बॉडी के या प्लांट की बॉडी में किस किस्म के सेल्स में माइटोसिस होती है या किस किस्म के सेल्स में माइटोसिस नहीं होती। सबसे पहले तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं सेल्स को। 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। सोमैटिक सेल्स होते हैं और एक जर्मनाइन सेल्स होते हैं। सोमैटिक सेल्स के बारे में कहा जाएगा कि बॉडी के जितने भी सेल्स होंगे वो सोमैटिक सेल्स कहलाएंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के तमाम सेल उसके सोमैटिक सेल्स होंगे और इन ही सेल्स के अंदर माइटोसिस होती है। जबकि दूसरी टाइप हमारे पास आ रही है जर्मलाइन सेल्स की। तो ये सेल्स जो हैं गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं जब मियोसिस हो रही होती है उस दौरान, या यूं कह लें कि जर्मलाइन सेल्स में मियोसिस होती है। इन दोनों सेल्स के दरमियान में यही डिफरेंस है कि एक जो सोमैटिक सेल्स हैं उनमें माइटोसिस होती है और जो जर्मलाइन सेल्स हैं उनमें मियोसिस होती है। यहाँ पर हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट बात है कि माइटोसिस किन सेल्स में होगी और किन सेल्स में नहीं होगी। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनके बारे में हम लोग पहले जिक्र कर चुके हैं प्रीवियस लेसन्स में, प्रीवियस चैप्टर जो हमारे गुजरे हैं उनमें। लेकिन इसको यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होंगे जिनके पास जो न्यूक्लियस है वो क्लियर नहीं होगा, या जिनके जो ऑर्गेनेलिज हैं उनके पास प्रॉपर मेम्ब्रेन्स नहीं होती। तो इस तरह के सेल्स रखने वाले ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। जो दूसरी टाइप है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोट्स, वो क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स के पास या ऐसे ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है, यानी कि प्रॉपर डिवीजन होती है। और दूसरा ये कि इनके जो ऑर्गेनेलिज होंगे उनके पास वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन्स होंगी। ये इन दोनों में डिफरेंस था। तो अब माइटोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में या यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। उसके अलावा सोमैटिक सेल्स में हो रही है ये। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर माइटोसिस क्यों नहीं होती, प्रॉपर माइटोसिस क्यों नहीं होती, वो बाइनरी फिशन के जरिए से क्यों आगे अपनी जो है नस्ल को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर है कि प्रोकैरियोट्स कभी भी माइटोसिस इनमें नहीं होगी क्योंकि इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। क्योंकि जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते जो डिवीजन के लिए जरूरी हैं। इसीलिए इनकी जो डिवीजन है वो बाइनरी फिशन होगी, ना कि माइटोसिस। ये अक्सर क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर यही होगा। होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेसन समझ आया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर स्टूडेंट्स।